हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप विद सिमरजीत। मेरा नाम सिमरजीत है और आज हम यूजीसी नेट पेपर वन की जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूजीसी नेट के पेपर में कुछ हद तक इजी होता है, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ पैसेजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट या फिर कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ शिफ्ट के अकॉर्डिंग या कुछ एग्ज़ाम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज़ को भी डिस्कस करेंगे और कुछ तरीकों को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम अपने ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो टॉपिक है इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, एक तरीका बनाया है, जिससे कि आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हों, प्लस आपका जो टाइम भी है वो भी आपका कम से कम यूज़ हो, बिकॉज यूजीसी नेट के पेपर में टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, खासतौर से पेपर वन में। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ पेपर वन में, जो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके मोस्टली पेपर वन में आती है। पेपर टू में सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है कि आपका क्या सब्जेक्ट है, लाइक अगर आपका कॉमर्स वगैरह है तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, बट अभी हम सिर्फ बात करेंगे पेपर वन की। तो पेपर वन में आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो आता है आपका कम से कम 10 नंबर का। तो 10 नंबर आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं, मतलब कि आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं और 5 में से यानी अगर 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन है, यानी आपके पास पूरे 10 नंबर हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। तो अगर 100 नंबर का आपका अगर पेपर वन है तो उसमें से 10 नंबर इसके, यानी 10% वेटेज आपकी खाली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की है। तो आज हम कुछ तरीकों को बात करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज को देखेंगे, जिससे कि आपके जो 10 नंबर हैं ये बिल्कुल कंफर्म हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो स्ट्रैटेजीज की, जो कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत हद तक आपको हेल्प कर सकती हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये तो मेरी बनाई गई, बस नाम दिया है, बनाई तो वैसे किसने है ये पता नहीं है, पर मैंने जिसको जस्ट दो स्ट्रैटेजीज को नाम दिया है। पहली है डायरेक्ट, जिसके अंदर लिखा है रीड पैसेज फर्स्ट, और दूसरी है इनडायरेक्ट, जिसके अंदर मैंने लिखा है रीड क्वेश्चन फर्स्ट। तो बात करते हैं इनका मतलब क्या। तो गाइस, अब हम अपनी स्ट्रैटेजीज की बात कर लेते हैं। जो भी मैंने आपके सामने जो दो स्ट्रैटेजीज लिखी हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या मतलब है और आप इनसे कैसे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा, पहली स्ट्रैटेजी थी आपकी रीड पैसेज फर्स्ट, और जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो मैंने लिखी है रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। तो देखिए, एक तरीके से दोनों ही आपके लिए कारगर है, अगर दोनों में से कोई भी आपके लिए कारगर है, एज लॉन्ग एज वो आपका क्वेश्चन सही कर रही है, प्लस आपका टाइम भी सेव हो रहा है। दोनों ही आपके लिए घातक है अगर आपका क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे हैं, प्लस आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपका क्वेश्चंस भी सही हो इन दोनों में से किसी एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, प्लस आपका टाइम भी सेव हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रीड पैसेज वाले की। इसके अंदर मेरा ये स्ट्रैटेजी है, मान लो आपके सामने एक पैसेज लिखा है। इस पैसेज के अंदर आपको या तो सबसे पहले आप अपना पैसेज पढ़ो, पूरा पैसेज को पढ़ो, उसको समझो। कम से कम इतना बड़ा पैसेज नहीं होता, हार्डली 10-15 लाइन्स का पैसेज होता है, हार्डली, ये भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। तो इसके अंदर कम से कम आपके 2 से 3 मिनट तो इसको आपको रीड करने में ही चला जाएगा। रीड भी करना है, प्लस आपको समझना भी है, बिकॉज कभी कभी होता है कि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं बनता है, कभी कभी आपको अपना दिमाग का यूज़ करना होता है, अपना अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी होती है। तो उसके बाद आप अपना क्वेश्चंस पढ़िए, जैसे क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री। अगर आपने पैसेज पहले से पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से अपने आंसर्स दे पाएंगे। तो ये तो हो गया रीड पैसेज फर्स्ट का। अब हम जरा बात कर लेते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी, जो कि है रीड क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो ये आपका पैसेज है और आपके पास तीन चार कुछ क्वेश्चन हैं। इसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो आप अपना क्वेश्चन पढ़ो, उस क्वेश्चन में से आप अपना कीवर्ड ढूंढो, और उस कीवर्ड को आप अपने पैसेज में ढूंढो, और उसी के हिसाब से आप अपना आंसर मार्क करो। दोनों ही स्ट्रैटेजी सही है, एज लॉन्ग एज मैंने जैसे बोला आपका क्वेश्चन सही बन रहा है और आपका टाइम भी कम यूटिलाइज हो रहा है। तो आप इन दोनों में से कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। हम दोनों स्ट्रैटेजी से एक एक पैसेज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है और किस में हमारा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा, अगर आपको अपने एटलीस्ट अगर आपको एक 10 नंबर जो आपका पेपर वन में है वो आपको क्लियर करने हैं, तो सबसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी यही रही है कि आप अपने कम से कम 2 पैसेजेस तो आप एक वीक में सॉल्व करो ही करो। अगर आप एक वीक में एटलीस्ट 2 पैसेजेस भी सॉल्व कर रहे हो तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आंसर कहाँ से ढूंढना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास दो पैराग्राफ्स में एक पैसेज होगा, वो जो क्वेश्चन नंबर वन होगा उसका आंसर हमेशा लास्ट पैराग्राफ में होगा या फिर फर्स्ट पैराग्राफ में होगा। तो इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ में मोस्टली मिल सकता है और कौन सा क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ में मिल सकता है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी और आपको अपने पे कॉन्फिडेंस भी आएगा।
दूसरी मैंने लिखी है ट्राई टू फिगर आउट विच ऑप्शन इज करेक्ट। सबसे पहले तो आप यही देखो कि आपको कौन सा ऑप्शन सबसे सही लग रहा है, तो आप उसको मार्क करो। उसके बाद आप ट्राई करो कि कौन सा जो 4 ऑप्शन में से कौन से 3 ऑप्शन सही नहीं हैं, उनको एलिमिनेट कर दो। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 ही गलत हो गए, तो आपके पास जो चौथा बचेगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। एंड लास्ट में मैंने लिखा ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज मैसेज। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि पैसेज का क्या मैसेज है या पैसेज का क्या टॉपिक हो सकता है, तो आपको तब तक समझ नहीं आएगा अगर आपने पैसेज ही नहीं पढ़ा है। तो पैसेज को पढ़ो। अगर आपको पैसेज नहीं पढ़ना है तो फर्स्ट 2 लाइन्स ही पढ़ लो और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज किसके रिलेटेड होगा, किस बारे में होगा। तो इसी के साथ हमने डिस्कस कर लिया अपने स्ट्रैटेजीज, हम इन पैसेजेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा हम चलते हैं क्वेश्चंस पे और हम डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अभी आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ये है 2025 का जून का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन के अंदर है। तो मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन लिया है आपके लिए, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि कैसे पैसेजेस और कैसे लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला जो पैसेज है ये हम सॉल्व करेंगे अपनी सेकेंड स्ट्रैटेजी, जिसको मैंने नाम दिया था रीड क्वेश्चन फर्स्ट। तो हम उस स्ट्रैटेजी से ये वाला पैसेज को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला रीड क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले हम मूव ऑन टू करेंगे क्वेश्चंस पे और पैसेज को हम बाद में देखेंगे। चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46, यानी क्वेश्चन नंबर 1 एक तरीके से। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु यूजुअली लीव्स देयर पेरेंट्स इन लर्च। इसका आपको क्वेश्चन मिल गया। आंसर आपके आगे 4 ऑप्शन दिया, डिसोबिएंट वर्ड्स, फ्रस्ट्रेटेड यूथ, करियर सीकर चिल्ड्रन, द वंस हु हैव जॉब इनसिक्योरिटी। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड करते हैं और उसमें से हम एक अपना कीवर्ड ढूंढते हैं। तो इसमें कीवर्ड क्या है, हु यूजुअली लीव्स देयर पेरेंट्स, कि कौन अपने पेरेंट्स को ज़्यादातर छोड़ देते हैं। तो हम ये अपने पैसेज में देखेंगे कि ये कीवर्ड हमें कहाँ मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे आपको फर्स्ट लाइन में आपका कीवर्ड मिल जाएगा, यंग मैन एंड वुमेन सेटल फार अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पर तो उसने ये नहीं पूछा कि यंग मैन है या यंग वुमेन, उसने पूछा कौन यूजुअली छोड़ देते हैं, कैसे लोग। तो अगर आप ये लाइन को पूरा पढ़ेंगे, फोर्स बाय सर्कमस्टांसेस एंड इन सर्च ऑफ सक्सेस एंड स्टेटस एजुकेटेड यंग एंड वीमेन सेटल फार अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो सक्सेस एंड स्टेटस, ये 2 वर्ड अभी मुझे मिले हैं। तो देखो ये हमें कहीं पे दिख रहा है अपने ऑप्शंस में। डिसोबिएंट वर्ड्स नहीं, कहीं से भी नहीं दिख रहा। फ्रस्ट्रेटेड यूथ भी नहीं था। करियर सीकर चिल्ड्रन सेटल इन डिस्टेंट प्लेसेस, करियर सीकर आपकी वर्ड दिखता है। आपको सक्सेस एंड स्टेटस, वही आपका सी ऑप्शन है। तो इसका आंसर सी था। इजी है। सेकंड सेकंड क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिखा है द ईयर 1999 वाज प्रोक्लेम्ड एज। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है आपका, 1999। देखो आपको पैसेज में कहाँ दिख रहा है 1999, तो यहाँ पे दिख गया आपको ईयर 1999। द यूएनओ प्रोक्लेम्ड द ईयर 1999 एज इंटरनेशनल ईयर फॉर द एज्ड। तो देखो आपके ऑप्शन में कहाँ लिखा है, नेशनल ईयर फॉर द एज नहीं, यूनिवर्सल ईयर फॉर द एज नहीं, इंटरनेशनल ईयर फॉर द एज्ड। इसका आंसर भी सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर सेक्शन 105 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पेरेंट्स कैन नॉट बी इविक्टेड फ्रॉम अ हाउस। कह रहा है कि सेक्शन 105 जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, पेरेंट्स को आप किस केस में आप उनके घर से नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, सेक्शन 105। देखो कहाँ लिखा है 105, ये रहा। सेकेंड पैरा में देखो, फॉर एग्जाम्पल अंडर लॉ पेरेंट्स कैन नॉट बी इफेक्टिव फ्रॉम अ हाउस विदाउट द ड्यू प्रोसेस लॉ अंडर सेक्शन 105 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये मुझे मिला यहाँ पे मेरा आंसर। देखो हमारे पैसेज में कहीं पे हमें दिख रहा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख गया, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ इन एनी सिचुएशन, कहीं नहीं लिखा था। विदाउट सबमिटिंग देयर विल, कहीं पे भी नहीं लिखा था। अनलेस देयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, ये भी कहीं नहीं लिखा था। लेकिन फर्स्ट जो ऑप्शन है ये मुझे दिखा था, लिखा हुआ है। तो ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज एम्पावर्ड टू गिव ऑर्डर टू द कंसर्न फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। किसको एम्पावर्ड किया, कौन बोल सकता है ऐसा कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे। रिटायर्ड जज, जज ऑफ द हाई कोर्ट, लोकल सरपंच या मैजिस्ट्रेट। देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, पहले तो मेंटेनेंस ऑफ द पेरेंट्स। देखो मेंटेनेंस ऑफ द पेरेंट ये रहा। A magistrate can order a person to maintain his or old parents under the Maintenance of Parents Act। तो क्या आंसर हुआ यहाँ पे, मैजिस्ट्रेट। देखिए हमारे ऑप्शन में था ये रहा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस आप देख लो कितने इजीली जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो इस पैरासेज में कितने अच्छे से यूज हो रही है, और हमारा हार्डली
20 सेकंड ही लग रहा होगा हमें अपना आंसर ढूँढने में। वैसे तो जो ये नेट का पेपर है वो आपको 1 मिनट देता है एक आंसर में, लेकिन हमारा रफ़ली 20 सेकंड लग रहे हैं। तो अगर एक क्वेश्चन में 20 सेकंड लग रहे हैं, यानी पूरे में कम से कम डेढ़ 2 मिनट लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको। तो जो क्वेश्चन में 5 मिनट लगने थे, आपका 1 डेढ़ से 2 मिनट लग रहा है, तो 3 मिनट में आप कितना कुछ आप अपना यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि एक-एक मिनट इस पेपर में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्ट्रीम सेक्शन डज गिव पेरेंट्स राइट टू सीक रिलीफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अब्यूज? हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 105, द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 98 ऑफ द सीपीसी। देखते हैं यहाँ पे कीवर्ड क्या होगा हमारा, रिलीफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अब्यूज। देखते हैं कहाँ है ये रहा। द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेज दैट एज्ड पेरेंट्स कैन डिमांड फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन। ये तो चलो वो है, मेंटेनेंस के बारे में है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोवाइड्स पेरेंट्स विद द राइट टू सीक रिलीफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अब्यूज। कीवर्ड भी मिल गया और एक्ट भी मिल गया हमें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इसका आंसर सी हो गया। हार्डली हमें सिर्फ गाइस 1.5 मिनट लगा हमने ये वाला पैसेज सॉल्व करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। तो गाइस ये होगा हमारा नेक्स्ट पैसेज। तो गाइस ये वाला पैसेज के अंदर अब हम अपनी स्ट्रेटेजी 1 यूज़ करेंगे, जिसके अंदर मैंने लिखा था रीड पैसेज फर्स्ट। इसके अंदर हम पहले अपना पैसेज इसके अंदर हम पहले अपना पैसेज पढ़ेंगे और फिर उसी के बाद हम अपने क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। लिखा है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स in diagnosing their learning needs, formulation of learning goals, identifying resources for learning, choosing and implementing learning strategies, and evaluating learning and outcomes। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सरल भाषा में लिखा है कि सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग ब्रॉडेस्ट वे में अगर बताया जाए, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव लेते हैं अपनी किसी की मदद या बिना किसी मदद के, इन डायग्नाइजिंग कुछ ढूंढने में, उनकी उन लर्निंग नीड्स को कैसे फॉर्मूला करे, मतलब फॉर्मुलेट करे और आइडेंटिफाई करे रिसोर्सेज को, और इम्प्लीमेंट करे लर्निंग स्ट्रेटजीज को, और उनको साथ ही साथ इवेलुएट करे। देन thus it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest of his or her life। ठीक है। What is the need for self-directed learning? क्या नीड है इसकी? One reason is that there is convincing evidence that people who take initiatives in learning learn more things and learn better than people waiting to be taught। कि वो लोग अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं, तो अच्छे से उनको लर्न अच्छे से होता है और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। The second reason is that self-directed learning is more in tune with our natural process of psychological development में भी ये मदद करता है। An essential aspect of maturing is developing the ability to take increasing responsibility of our own lives to become increasingly self-directing। कि अगर आपको अपनी मेच्योरिटी लेवल बढ़ाना है तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करनी होगी और उसी से ही आप सेल्फ डायरेक्टेड ज़्यादा बनोगे। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। The third reason is that many of the new development in an education put a heavy responsibility on the learners to take a good initiative in their own learning। कि वो अच्छे से और अच्छा इनिशिएटिव ले और हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले in the development in education। To meet the challenges in today's instructive environment, self-directed learning is most essential। ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया अपना पैसेज, हार्डली मुझे 2 मिनट ही लगे होंगे। ठीक है। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। An individual by virtue of its self-directed learning, एक इंडिविजुअल जो कि by virtue of its self-directed learning, he or she can independently take initiative, remain passive and waits for direction, always depends on order, या feels helpless in the absence of any support। तो अगर हमने पैसेज पढ़ा था तो ये वाला आपको लिखेगा, एन इंडिविजुअल बाय वर्च्यू ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, वो खुद से या बिना किसी के मदद के इनिशिएटिव लेता है। तो देखो ये कीवर्ड कहीं है, कैन इंडिपेंडेंटली टेक इनिशिएटिव, ये थोड़ा लग रहा है। रिमेन पैसिव, ये कहीं नहीं लिखा था। ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अदर्स, ये भी कहीं नहीं लिखा था। फील सेल्फलेस, ये भी कहीं नहीं लिखा था। तो फर्स्ट का तो ए हो गया। ये तो साफ यहाँ पे आपको कीवर्ड में मिल गया आंसर। नेक्स्ट लिख रहा है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज यूजफुल एज it is an innovative way of learning, it is full of challenges, it enables people to learn more things and learn better, it is cost effective। सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों थी? पहला तो यही था कि क्या कहते हैं कि इनिशिएटिव लेने से आप अच्छा परफॉर्म करते हो। दूसरा ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा था कि आप अच्छा डेवलपमेंट में हेल्प करते हो।
तो देखो हमें कहाँ मिल रहा है, इट इज़ एन इनोवेटिव वे ऑफ लर्निंग, ये हो सकता है। फुल ऑफ चैलेंजेस, ये कहीं नहीं लिखा था। कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी कहीं नहीं लिखा था। इट इनेबल्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, ये था। फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने कहीं पे इनोवेटिव की बात नहीं करी। जो अगर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो यूज़फुल कहाँ पर है, यूज़फुल तो उसने इन चीज़ों में मेंशन करा है ना, पर इन चीज़ों में उसने कहीं पे भी इनोवेटिव वर्ड यूज़ नहीं करा है या फिर इनोवेटिव कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसलिए इससे फर्स्ट भी आपका गलत हो गया और बचा थर्ड, तो सी इसका आंसर है। यूजुअली वैसे भी मोस्ट ऑफ द केसेस जो पैसेज या जो भी ऑप्शन बड़ा रहता है वो सही रहता है। ये जो इसमें एक आपको एक मोटा मोटा एक गाइड वो दे रहा हूँ एडवाइस कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बड़ा ऑप्शन रहता है वो सही ही होता है। लास्ट नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग? आउटबाउंड लर्निंग, इंस्ट्रक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग या फिर रिपल्सिव लर्निंग? आउटबाउंड तो होगी नहीं, इंस्ट्रक्टिव भी नहीं होगी, आप किसी को इंस्ट्रक्शन थोड़ी ना दे रहे हो, आप तो खुद लर्न कर रहे हो। रिपल्सिव भी नहीं होगी, बची क्या? एक्टिव लर्निंग। तो सी का भी मतलब इसका भी सी ऑप्शन है, एक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पे हमने क्या ऑप्शन यूज़ करा? एलिमिनेशन मेथड हमने यहाँ पर यूज़ करा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न एनवायरनमेंट इज। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न एनवायरनमेंट, मॉडर्न एनवायरनमेंट का क्या ऑप्शन कह रहा है? रिस्ट्रिक्टिव, नॉट कोएसिव, इंस्ट्रक्टिव या इम्प्रैक्टिकेबल? एनवायरनमेंट वर्ड मैंने कहीं पे पढ़ा था मेरा, देखो लास्ट लाइन देखो, तो टू मीट द चैलेंजेस इन टूडेज इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग इज मोस्ट इसेंशियल। तो क्या वर्ड जाएगा यहाँ पर? इंस्ट्रक्टिव। तो इसका भी आंसर सी हो गया। लास्ट कह रहा था सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायोगनाइजिंग, सिनोनिम होता है उससे मिलता जुलता। लुकिंग फॉर, आइडेंटिफाइंग, इंस्पेक्टिंग या फिर ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग नहीं होगा, लुकिंग फॉरवर्ड भी नहीं होगा। डायोगनाइजिंग इस पैसेज के, अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता लगता तो पैसेज की जहाँ पे वो वर्ड दिया उसकी लाइन को पढ़ो और उसे समझो कि क्या मतलब हो सकता है। तो ये रहा डायोगनाइजिंग वर्ड। लाइन पढ़ो, सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स टेक इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स इन डायोगनाइजिंग देयर लर्निंग नीड्स। डायोगनाइजिंग देयर क्या? अपनी लर्निंग नीड्स को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे दिख रहा है? लुकिंग फॉर नहीं। आइडेंटिफाइंग वर्ड मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक उसको सिनोनिम को जस्टिफाई कर रहा है। इंस्पेक्टिंग तो नहीं हो सकता, ऑब्जर्विंग भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग। ठीक है, लुकिंग फॉर होता है किसी चीज को देखना, लेकिन आइडेंटिफाइंग उसका बिल्कुल एक परफेक्ट फिट बैठ रहा है कि ये ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको मोस्ट जो कहते हैं ना करेक्ट वर्ड लग रहा है, तो वो ही आपको अपने आंसर में लिखना है। ठीक है, अब एक लास्ट पैसेज अब एक लास्ट पैसेज अब हम डिस्कस कर लेते हैं, देन इसके बाद का जो पैसेज होगा वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो ये वाले पैसेज में हम लोग फिर से एक काम करते हैं, हम पहले पैसेज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। या फिर इसमें हम क्या करें, चलो वही स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, देन हम लोग अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। The stock taking done at the first National Convention on Consumer Protection served to highlight the areas that called for special attention to sustain the momentum of the movement as genuine forum for safeguarding the people interest, spreading awareness about the rights of the consumers and the relief open to them in case they didn't get their money's worth of goods and services has rightly been identified as the फर्स्ट प्रायोरिटी। जितने भी मैंने अभी तक आपको पैसेज कराए हैं, ये तीसरा पैसेज हो गया, इस सारे के सारे आपके 2025 के जून के पेपर में आए थे गाइस। तो सारे लेटेस्ट है, कुछ भी मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा जो कि मुश्किल था। तो अगर आप अपना अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे पैसेज को, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज हवा में आंसर लगाओगे तो वो गलत ही होगा। तो पहले पढ़ो अच्छे से। While this may not be a difficult task in urban areas where the movement is concentrated at present, taking it to the vast rural hinterland calls for multimedia approach in which radio and television have a crucial role to play. The involvement of the 500 odd customer organizations in the country in publicizing the concept of fair trade practices and remedies available against their violations will prove rewarding. If the message is conveyed through village bodies, government efforts remain confident at best to setting up the infrastructure after the formal launch of the movement with the enactment of the Consumer Protection Act. The mounting backlog of cases in consumer courts pointing to the need for to toning up the district level redressal machinery. अब क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने पैसेज पढ़ लिया, मेरे को समझ आ गया, नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस। अगर पैसेज भी नहीं पढ़ते हो, सीधा क्वेश्चंस भी देखोगे तो हम कीवर्ड देख वाले इस तरीके से भी कर लेंगे।
द फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़, पहले तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, द फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये तो मेरे को मुझे शायद लग रहा है फर्स्ट पैरा में ही था। फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन सर्व टू highlight the areas that call for special attention to sustain the movement as genuine forum for safeguarding the people's interest. देखो ये ऑप्शन कहीं है, highlight the areas of special attention, spread awareness about the consumer rights, provided guidelines to do away with the substandard products, ये कहीं नहीं लिखा था। criticize the government apathy towards bringing the awareness about the consumers, ये भी कहीं नहीं लिखा। ए ऑप्शन में लिखा था highlighted the areas of special attention, ये लिखा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। बी भी कहीं नहीं लिखा था, कंज्यूमर राइट्स कहीं नहीं लिखा इन 3 लाइनों में, तो इसलिए बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है फॉर ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स हुज रोल अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मोस्ट क्रूशियल, कि अवेयरनेस लाने में किसका रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का, ये तो मैंने पैसेज से भी पढ़ा, मुझे कहीं नहीं दिखा। रेडियो एंड टेलीविजन कीवर्ड मैंने एक जगह देखा था, ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं, तो ये मेरे को लिखा था, तो ये आंसर हो सकता है। न्यूज़पेपर एंड टेक्स्ट बुक्स मैंने कहीं नहीं पढ़ा, तो ये भी नहीं हो सकता। हेड्स ऑफ द विलेजेस पंच, ये कीवर्ड भी कहीं नहीं दिया, तो जिन्होंने पहले पैसेज पढ़ा उनके अकॉर्डिंग तो बी है। अभी उन लोगों के लिए मैं सॉल्व करूँ जिन्होंने पैसेज पढ़ा ही नहीं और जस्ट कीवर्ड देखा है। अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर से कीवर्ड देखो कहाँ है, ऐसा मिलता जुलता कहाँ है कुछ, ये रहा। अगर आप ये वाली लाइन पढ़ोगे ना, 3 ये लाइन, इसमें लिखा है इन द डिफिकल्ट इन अर्बन एरियाज, यहाँ पे कौन से एरियाज लिखा था, where the movement is concentrated at present, taking to the vast rural hinterland calls for a multimedia approach in which radio and television have a crucial role to play. तो अगर आप लोग पैसेज भी पढ़ोगे या नहीं भी पढ़ोगे तो आपको कीवर्ड तो मिल ही गया ना, रेडियो एंड टेलीविजन, इससे आप अपना सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहे हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट बाय toning up a district machinery, cleaning the backlogs cases, setting up requisite infrastructure, and enactment of the Consumer Protection Act. अब जिन्होंने पहले पैसेज पढ़ा वो देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, गवर्नमेंट कैसे मतलब हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे अगर आप ये वाली लाइन पढ़ोगे ना, यहाँ से गवर्नमेंट एफर्ट्स रिमेन कॉन्फाइंड एट बेस्ट टू सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये ऑप्शन मुझे यहाँ पे लिखा था, ये रहा, ये ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अब ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने क्वेश्चन पहले पढ़ा। यहाँ पे लिखा गवर्नमेंट कैसे कंट्रीब्यूट करोगी, तो कीवर्ड देखो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ये लिखा, तो अब जैसे भी तरीके से करो आपको आंसर मिल ही जाएगा, सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसका आंसर ए क्यों नहीं हो सकता, तो देखो ए का कह रहा था द माउंटिंग बैकलॉग ऑफ द केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स पॉइंटिंग टू द नीड फॉर टोनिंग अप इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल मशीनरी। इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, गवर्नमेंट कुछ दे रही है, पर यहाँ पर साफ लिखा था कि गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है तो वो गवर्नमेंट का एफर्ट माना जाएगा, ठीक है। इसलिए बी आंसर इज द मोस्ट करेक्ट, सॉरी सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर विल प्रूव रिवॉर्डिंग विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन विल प्रूव रिवॉर्डिंग, अब यहाँ पे कीवर्ड क्या माना जाएगा, रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग कहीं पे था इसमें, देखो ये रहा, the involvement of the 500 odd customer organizations in the country in publicizing the concept of fair trade practices and the remedies available against their violation will prove rewarding. तो यहाँ पे क्या कह रहा है ऑप्शन के आंसर में, रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो पहला ऑप्शन ही मुझे सही लग रहा है। सेटिंग अप मोर एंड मोर लोक अदालत से कहीं नहीं लिखा तो गलत है। वीकली कैंपेन कहीं नहीं लिखा। रेगुलर पनिशमेंट टू द एरिंग ऑफिशियल्स ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, तो बचा क्या ए, तो ए इसका करेक्ट आंसर था। इंश्योरिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन रूरल एरियाज रिक्वायर्स एस्टैब्लिशिंग रूरल कोर्ट्स, ऐसा पैसेज में कहीं नहीं लिखा। यूज़ ऑफ डिफरेंट मीडिया, अच्छा मीडिया वाला वर्ड यूज़ था, मीडिया वाला वर्ड यूज़ किया गया, ये रहा मल्टीमीडिया अप्रोच, या फिर जो भी आप कहो डिफरेंट मीडिया या मल्टीमीडिया एक ही बात है। इंक्रीजिंग लोक अदालत कहीं नहीं लिखा है। एम्पावरिंग द पंचायत भी कहीं नहीं लिखा है। तो 3 अपने आप एलिमिनेट हो गए, बच्चा बी, बी इज द करेक्ट आंसर हियर। इन स्ट्रेटेजीज को देख के आप देख सकते हो कि हार्डली 2 या मैक्सिमम 3 मिनट लग रहे हैं एक पैसेज को सॉल्व करने के, वो भी बिल्कुल इफेक्टिवली एफिशिएंटली, कुछ भी बोलो, और हमारे आंसर बिल्कुल सही बन रहे हैं। तो आपको भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी ही अडॉप्ट करनी है जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही भी हो प्लस आपका टाइम भी कम यूज़ हो। अब आपके सामने मैं एक पैसेज दिखा रहा हूँ, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी 2025 के जून के पेपर में ही आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप जैसे भी करो, और आपके सामने मैं क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूँ,
आप मुझे उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देंगे कि आपके अकॉर्डिंग उसके क्या आंसर्स थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये आपका पैसेज है, ये आपका पैसेज है और ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कमेंट्स में इसको 46 क्वेश्चन बोल सकते हो या फिर रहने दो, इसको क्वेश्चन नंबर आप 1 बोल दो। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। और मैं आपको आपके आंसर उसके रिवर्ट में दूंगा, ठीक है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे इनके आंसर्स बताइएगा। और एक बात और, ये थोड़ा सा पैसे जब मैंने भी एक बार पढ़ा था, थोड़ा सा टिपिकल है, मे बी एक बार में समझ ना आए। अच्छे से पढ़ो, आपके पास अभी टाइम ही टाइम है, जितना मर्जी टाइम लो, बट सही होना चाहिए। वो गलत भी होता है तो मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगा फिर। इसके स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे इनके आंसर्स कमेंट में बताना। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।